दोस्तों, बाढ़ बिहार की नियति बन गया है। हर साल बिहार में बाढ़ आते हैं और खेत घर कई बार पूरा का पूरा गांव अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इस साल यानी 2024 में भी बिहार भारी बाढ़ के संकट का सामना कर रहा है। हजारों घर बाढ़ के पानी में डूब चुका है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। तस्वीरें इतनी भयानक आ रही है जिसे देख पाना भी मुश्किल है। इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए भी खाने का इंतजाम नहीं हो रहा है क्योंकि चारों ओर पानी भरा हुआ है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी। खेत पानी में डूब गया है, खलिहान में रखा फसल, चारा सब कुछ पानी में डूब गया है। इंसान को खाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में जानवरों के लिए खाने का इंतजाम कहां से किया जा सकता है। बाढ़ की समस्या बिहार में कई सालों से बनी हुई है। खासकर उत्तर बिहार हर साल बाढ़ के पानी में डूब जाता है। इस बार भी बिहार के 12 जिले पानी में डूब चुके हैं। दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के जल संसाधन विभाग ने जो आंकड़ा दिया है उसके मुताबिक बिहार का 68,800 वर्ग किलोमीटर एरिया हर साल बाढ़ में पूरी तरह से डूब जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि बिहार में हर साल बाढ़ आ जाता है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दोस्तों, बारिश के मौसम में नदियों का जलस्तर बढ़ने से रोकना किसी के हाथों में नहीं है, लेकिन बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर बिहार में हर साल बाढ़ आता क्यों है। दोस्तों, बिहार में बाढ़ क्यों आते हैं इसे समझने के लिए हमें बिहार के मैप को देखना पड़ेगा। तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। दरअसल बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, यहाँ 3 ओर से पानी आता है। बिहार के उत्तर में नेपाल है जो पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है जो है तो जमीनी इलाका, लेकिन वहाँ की जमीन बिहार से ऊंची है। जबकि दक्षिण में झारखंड पड़ता है और झारखंड भी पठार पर बसा हुआ है। ऐसे में झारखंड की भौगोलिक स्थिति बिहार से ऊंची है, यानी बिहार का उत्तरी पश्चिम और दक्षिणी एरिया का जमीन बिहार की जमीन से ऊपर है। अब आप खुद सोचिए, ऊपर से कोई भी चीज आप छोड़िएगा तो स्वाभाविक है कि वो नीचे की ओर ही आएगा। अब इसको बाढ़ के लिहाज से देख लेते हैं। गंगा नदी बिहार के बिल्कुल बीच से निकलती है। गंगा नदी ही बिहार को उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटती है। जब मानसून आता है तब गंगा नदी में पहले से पानी काफी ज्यादा होता है। इतना पानी होता है कि गंगा नदी के किनारे बसे गांव शहर पहले ही इससे त्रस्त रहते हैं। लेकिन गंगा नदी भयावह रूप तब ले लेता है जब बिहार के दक्षिण और उत्तर से निकलने वाली नदियां गंगा नदी में मिलती है। इसको आप मैप के हिसाब से समझिए। बिहार का दक्षिणी इलाका झारखंड से लगता है और झारखंड की जमीनी सतह बिहार से ऊपर है क्योंकि वो पठार पर बसा हुआ है। और यहाँ से कुल 6 नदी निकलती है जिसमें सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय नदी है। वैसे तो ये सारी नदियां गर्मी के मौसम में सूखे रहते हैं या ना के बराबर पानी होता है। फल्गु के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि यहाँ पानी निकालने के लिए नदी को खोदना पड़ता है, लेकिन बारिश के दिनों में यहाँ की नदियों में पानी भर जाता है और इन नदियों का पानी गंगा में जाकर मिलता है। अब आप खुद सोचिए, एक तो गंगा नदी में पहले ही ओवरफ्लो पानी है, ऊपर से जब इन 6 नदियों का पानी गंगा में मिलेगा तो पहले से ओवरफ्लो गंगा नदी का पानी बाहर निकलेगा। तो गंगा नदी के किनारे जो भी गांव या शहर बसे हैं उनका डूबना तो तय है। अब गंगा नदी के उत्तरी भाग को देख लीजिए जो बिहार में बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। उत्तर में बड़ी बड़ी 7 नदियां हैं। उत्तर प्रदेश से निकलने वाली सरयू नदी, जिसको बिहार में घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है गंडक नदी, फिर बूढ़ी गंडक नदी, कोसी नदी और पूर्वी बिहार से आने वाला महानंदा नदी। ये 5 नदियां तो सीधे गंगा नदी में मिलती है। ऊपर से बागमती नदी और कमला नदी जो सीधे गंगा नदी में नहीं मिलती है, ये दोनों नदियां कोसी नदी में मिलती है। अब इन नदियों का पानी गंगा में मिलने से गंगा का पानी इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है कि गंगा नदी के आसपास बसे इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं। अब तो स्थिति ऐसी है कि राजधानी पटना में भी हर साल बाढ़ आने लगा है। दोस्तों, ये तो रही बात गंगा के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ आने की, लेकिन उत्तर बिहार में बाढ़ आने की असली वजह है वहां से बहने वाली वो 7 नदियां जिसमें घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा नदी। दोस्तों, सरयू नदी को छोड़ दें तो बाकी सारी नदियां नेपाल से निकलती है। अब आप समझिए, नेपाल पहाड़ी इलाका है, ऐसे वहां से जितनी भी नदियां निकलती हैं उसका पानी सीधे नदी के रास्ते बिहार में आ जाता है। और कोसी नदी को तो बिहार का शोक भी कहा जाता है। हर साल बिहार का उत्तरी भाग पानी में डूबा रहता है।
दोस्तों, इन नदियों की वजह से बाढ़ आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है नदियों में जमने वाला गाद, जिसको सल्ट भी कहते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, नेपाल से जब नदी का पानी निकलता है तो पानी अपने साथ छोटे छोटे चट्टानों को तोड़ते हुए लाती है। ऊपर से हमने जंगलों को भी भारी मात्रा में काटा है, जिसकी वजह से जमीन कमजोर होती गई। अब जहाँ जंगल है, जहाँ पेड़ है, वहाँ के मिट्टी को काटना आसान नहीं होता है, चाहे जितना भी तेज बाढ़ आए। जहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहाँ की मिट्टी को काट पाना मुश्किल है, लेकिन जिस जगह पर हमने पेड़ काटे हैं वहाँ की मिट्टी को पानी की तेज धारा आसानी से काट सकती है। ऐसे में नेपाल से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो चट्टानों को काटते हुए और जमीन की मिट्टी को काटते हुए अपने साथ लाती है। अब ये पानी कहाँ जाएगा? सीधी सी बात है कि ये मिट्टी पानी के साथ बहकर नदी में ही जाएगा। यही मिट्टी जब पानी के साथ बहकर नदी में जाती है तो नदी के नीचे तलहटी में जम जाती है और यहीं से बाढ़ की समस्या शुरू हो जाती है। इसको ऐसे समझिए कि एक नदी बाल्टी है जिसमें 20 लीटर पानी रखा जा सकता है, लेकिन उस बाल्टी में आप आधा मिट्टी डाल दीजिएगा तो फिर क्या होगा? बाल्टी में रखा पानी बाहर आ जाएगा। ठीक ऐसा ही होता है नदी के साथ। ये जो गाद है वो नदी के तलहटी में बैठ जाता है, यानी कि जिस जगह पर पानी होना चाहिए उस जगह पर गाद जमा हो जाता है। तो पानी कहाँ जाएगा? पानी तो अपना रास्ता बनाएगा ही। ऐसे में वो पानी खुद अपना रास्ता बनाती है और फिर बाढ़ आता है। दूसरा कारण यह भी है कि हमने नदियों का रास्ता रोका है, जिसकी वजह से भी बाढ़ आता है। जैसे जितनी भी नदियां हैं उसके किनारे ही ज़्यादातर शहर है। पहले आबादी कम थी तो लोग नदी से दूर घर बनाते थे, लेकिन आबादी बढ़ी और घर बनते चले गए। हालात ऐसे हैं कि ये अब तो घर नदी के बिल्कुल किनारे या फिर कई बार तो नदी के अंदर इंसान अतिक्रमण कर रहा है, जिसकी वजह से नदियाँ सिकुड़ती जा रही है। अब नदी पर इंसानों ने कब्जा किया तो नदी में आने वाला पानी तो बाहर आएगा ही। ये भी एक वजह है शहरों में हर साल बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। दोस्तों, ये तो रही समस्या की बात कि आखिर बाढ़ क्यों आते हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर इसका समाधान क्या है, क्योंकि नदियों का पानी बढ़ने से तो हम रोक नहीं सकते। ऐसे में हम इसके प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं ताकि जान और माल का नुकसान कम हो। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ मुख्य उपाय है नदी से गाद को हटाना। दोस्तों, जब भी आप नदी पर बने पुल से क्रॉस करते होंगे तो आपने देखा होगा कि नदी के बीच बीच में छोटे छोटे टापू बने रहते हैं, यानी कि नदी का सबसे निचला सतह हमें दिखता है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। नदी शुरू में काफ़ी गहरी हुआ करती थी, लेकिन इसमें मिट्टी जमा होते होते इतनी ज़्यादा मिट्टी जमा हो गई कि नदी की तलहटी में जमते जमते नदी की गहराई को छोटा करती गई, जिसकी वजह से नदी में रहने वाला पानी नदी से बाहर आ जाता है। इसलिए सबसे पहले नदी में जमी गाद को हटाना होगा। जब नदी से गाद हटेगा तो नदी अपने स्वाभाविक रूप में आएगा और गाद वाली जगह पर पानी रहेगा, जिसमें जो पानी नदी से बाहर निकलकर बाढ़ का रूप लेती है वो पानी नदी में रहेगा, जिससे बाढ़ को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके बाद पेड़ों को काटने से रोकना होगा। दोस्तों, मिट्टी तभी कमज़ोर होती है और तभी नदी का पानी उसको अपने साथ बहाकर ले जाता है जब वो मिट्टी काफ़ी कमज़ोर होती है, और कमज़ोर तभी होती है जब पेड़ों की कटाई होती है। आप खुद सोचिए कि जिस जगह पर पेड़ होते हैं वहाँ बाढ़ का पानी आएगा और आसानी से निकल जाएगा, लेकिन मिट्टी की कटाई नहीं होती है। लेकिन जिस जगह पर पेड़ नहीं होते हैं उस जगह की मिट्टी कट जाती है और यही मिट्टी नदी में जम जाती है, जिसे हम गाद कहते हैं। इस गाद को नदी में जमने से रोकने के लिए पेड़ लगाना होगा। जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे मिट्टी मजबूत होगी और पानी की तेज धारा में नहीं कटेगी। इससे भी बाढ़ पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। इसके बाद नदियों पर अतिक्रमण रोकना होगा। दोस्तों, बाढ़ से बचने का तीसरा उपाय है कि हमें नदी के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करना होगा। जिस तरह से नदी के किनारे एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है उससे नदी सिकुड़ती जा रही है। नदी सिकुड़ने की वजह से उसका पानी रिहायशी इलाके में आता है और फिर हम कहते हैं कि नदी का पानी रिहायशी इलाके में घुस गया है, जबकि हकीकत यह है कि नदी का पानी रिहायशी इलाके में नहीं घुसता है, बल्कि हम नदी का रास्ता रोककर उसमें अपना घर बनाते हैं। तो अगर बाढ़ आने से रोकना है तो हमें नदियों को रास्ता देना होगा, ना कि उस पर अतिक्रमण करना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।